दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहाँ के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि गालवान वैली के इंसिडेंट के बाद ये पहली इंसिडेंट है जो कि इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच हुई, और ये हाथापाई सोल्जर्स के बीच अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर हुई। पिछले कुछ महीनों में ये रिपोर्ट मिली थी कि भूटान बॉर्डर के आसपास कई सारे चाइनीज सोल्जर्स इकट्ठा हो रहे हैं, और फिर अचानक 9 दिसंबर को 600 चाइनीज सोल्जर्स ने मिलकर ये ट्राई किया कि वो तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आकर पेट्रोलिंग करेंगे। अब आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि इंडिया का जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना के हिसाब से तिब्बत का हिस्सा है और चाइना इसे साउथ तिब्बत कहता है। और हम सभी ने कई बार देखा है कि चाइना ने कई बार ये ट्राई किया है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास पेट्रोलिंग करे, और कई बार चाइना ने इसके बियॉन्ड जाने का भी ट्राई किया है, और उन्होंने ये कोशिश कई बार की है। और इसी कोशिश में फिर से इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच हाथापाई हुई, मगर इस बार इंडिया ने करारा जवाब दिया। लेकिन इस बार भी दोनों कंट्री के साइड के सोल्जर्स ने इंडिया चाइना एग्रीमेंट को फॉलो किया और कोई गन नहीं चलाई। लेकिन चाइनीज सोल्जर्स ने गालवान वैली इंसिडेंट की तरह इस बार भी अजीबोगरीब हथियारों का यूज किया। लेकिन इंडिया भी इस बार पीछे नहीं हटा। इस बार इंडियन सोल्जर्स भी फुली प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। और रिपोर्ट्स आई है कि चाइना के 10 सोल्जर्स बुरी तरह घायल हुए और इंडिया के 8 से 9 सोल्जर्स को चोटें आई हैं। तो चलिए हम सभी वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। ये दुनिया के 2 सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव मिलिट्रीज हैं, और ये एक दूसरे को घूसों और पत्थरों से मार रहे हैं। And rocks. Literally hand-to-hand combat. इस तरह के वीडियोस दुनिया में लाखों बार देखे जा चुके हैं। तो चाइना और इंडिया इस तरह से क्यों लड़ रहे हैं? Like this. और क्या ये वायरल वीडियोस फ्यूचर में कई ज्यादा खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट का संकेत देता है? मुझे लगता है कि यूक्रेन वर्सेस रशिया से भी 50 गुना ज्यादा। इंडिया और चाइना तो न्यूक्लियर पावर्स हैं जो दुनिया की लगभग 1/3 आबादी का घर है। World's population. वो लगभग 2100 मील की इन हॉस्पिटल हिमालय माउंटेन से अलग है, लेकिन वो कभी भी इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि नॉर्दर्न इंडिया कहाँ स्टार्ट होता है और चाइना का वेस्टर्न रीजन कहाँ एंड होता है। और अब पेट्रोलिंग सोल्जर्स बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दूसरे को टर्न कर सकता है, लेकिन ये इतनी बड़ी आर्मीज यहाँ पर एडवांस्ड वेपन्स का यूज नहीं कर रही है। I'm not using advanced weapons here. That's because क्योंकि चाइना और इंडिया इस बात पर सहमत हुए हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में जाने जाने वाली बॉर्डर रीजन के अंदर कोई भी गन्स चलाई नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये एग्रीमेंट अब टूट रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स को अब डर है। ये मिलिट्री के लोग हैं जो एक दूसरे का ही सामना कर रहे हैं, उनके पास वेपन्स हैं। निश्चित रूप से ये बढ़ने की संभावना है। वो जिस भूमि पर लड़ रहे हैं वो मोस्टली डिसोलेट माउंटेन रेंज है। desolate mountain ranges. So why? तो वो एक एग्रीमेंट पर क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि ये एग्रीमेंट 70 साल से भी ज्यादा समय से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक स्वतंत्र भारत की शुरुआत में चला जाता है। In independent India. Another red crime against an unprepared nation. 1949 में चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता पर कब्जा करने के तुरंत बाद ही उन्होंने तिब्बत पर अटैक कर दिया, जो चाइना में पॉलिटिकल टर्मोइल के सालों के दौरान 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इफेक्टिवली एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। लगभग उसी समय इंडिया ने ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंका और एक रिपब्लिक बनाया। Became a republic. ये पहली बार नहीं है कि डिपार्टिंग कॉलोनियल पावर ने बॉर्डर पर मैच छोड़ा। At the border. The British ब्रिटिश ने मैप पर कुछ लाइन स्थापित करने की कोशिश की, जिसे न्यू इंडियन रिपब्लिक ने अपना लिया, लेकिन चाइना ने उन्हें ये मानते हुए स्वीकार नहीं किया कि उनका दावा सदियों पुराना है। फिर 1959 में बीजिंग ने एक विद्रोह के इंटरप्शन को हिंसक रूप से दबा दिया, जिससे तिब्बत के यूनिफाइंग रिलीजियस लीडर दलाई लामा को इंडिया भागना पड़ा, जहां उन्होंने निर्वासन में सरकार का नेतृत्व किया। चाइना इंडिया से नाराज था और कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने उन्हें कभी माफी नहीं किया। 1 साल बाद चाइना ने डिस्प्यूटेड बॉर्डर लैंड्स पर अटैक स्टार्ट कर दिया। एक छोटे से वॉर में हजारों लोगों की जान चली गई। thousands died in a short bloody war which जो भारत के लिए एक अपमानजनक हार में समाप्त हुआ। चाइना ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक एरिया पर अपने कंट्रोल को बढ़ा दिया और ईस्ट में इस एरिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन सीज फायर के कुछ महीनों के अंदर चाइना पीछे हट गया और इंडिया ने वांग सहित अपनी पकड़ फिर से स्थापित कर ली, जिसका तिब्बती बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण संबंध है। अल्टीमेटली कोई भी साइड खुश नहीं था। was happy and it's effectively been a और तब से ये इफेक्टिवली एक फ्रोजन वॉर रहा है। वह रिलेटिव कर्म के ऐसे समय रहे हैं जहाँ शांति की दिशा में रियल प्रोग्रेस हुआ, जिसमें 1996 में बॉर्डर पर गन नहीं चलाने के एग्रीमेंट भी शामिल है। 2012 तक बॉर्डर पर एक एग्रीमेंट करीब लग रहा था, जिसमें दोनों साइड को दूसरे के दावे के कुछ हिस्सों को देखा गया, लेकिन उस डील पर कभी साइन नहीं किया गया। तब चाइना के पास एक नया लीडर था और 2 साल बाद इंडिया ने भी वैसा ही किया। and 2 years later so did India.
Xi Jinping शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स हैं जो नेशनलिज्म का यूज घरों पर अपने सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं। पहले उनके रिलेशंस अच्छे थे। 2019 के अंत तक ऐसा देखा गया कि इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशन रीसेट कर लिए हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके अंडर चाइना ने इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत अग्रेसिव रुख अपनाया था। international stage. 中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。 Nothing is एसेंशियली चाइनीज फॉरेन पॉलिसी में यूनाइटेड स्टेट के ग्लोबल पावर से मैच करने और कुछ महीनों में उससे ज्यादा आगे बढ़ने से जरूरी कुछ नहीं था और चाइना के इन एम्बिशंस का इंडिया पर प्रभाव पड़ता है। China have implications for India. The Chinese now look at the Indian. चाइनीज अब इंडियंस को देखते हैं और कहते हैं और उन लोगों को ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम एशिया में नंबर 1 पावर है। लेकिन शी एक मेजर इंटरनेशनल बैकलैश को भड़काने से सावधान है। Provoking a major international backlash. चाइना रोना चाहता है और किसी भी एरिया में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करना चाहता है अगर वो अपने डिमांड्स और दावों को दूसरे तरीके से पा सकता है। उन्होंने इंडिया के साथ बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है, Along the border with India. Bolstered China. चाइना के मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत किया है और यहाँ तक कि डिस्प्यूटेड एरियाज में विलेज का निर्माण भी किया है जहाँ उनका यूज मिलिट्री पर्पस के लिए एक इंडियन पोस्ट पर एक छोटा सा वॉर एक्सरसाइज करने के लिए किया जा सकता है। On an Indian post. Seeing this, India ये कहते हुए कि इंडिया क्राइसिस की स्थिति में ट्रूप्स और वेपन्स को बॉर्डर पर पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी कर रहा है और फिर जून 2020 में ऐसा हुआ। after स्टैंड ऑफ और हाथापाई की एक सीरीज के बाद इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स गालवान वैली में भिड़ गए। इंडिया का कहना है कि कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 जवानों की मौत हुई died. China और चाइना का कहना है कि उनके 4 सोल्जर्स मारे गए। they were the first death. वो 45 सालों में पहली मौत थी। चाइनीज मीडिया ने अपने सोल्जर्स को ग्लोरीफाई करते हुए और इंडियन सोल्जर्स को हमलावर के रूप में दिखाते हुए ये फुटेज जारी किया है। चाइनीज सामानों के बॉयकॉट के साथ इंडिया में एक बड़ा बैकलैश हुआ। तब से इंडिया और चाइना दोनों ने ही हथियार का यूज किया। तब से दोनों ही साइड वेपन्स कैरी कर रहे हैं और फायर कर रहे हैं। नीचे बॉर्डर पर एक और झड़प हुई, लेकिन ये सिर्फ ग्राउंड पर बैटल नहीं है। ये वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं। Galwan sparked more skirmishes along the border. But this isn't just a battle on the ground. Videos of these brawls are नेशनलिज्म के ऑनलाइन फ्रेंजी को भड़का दिया और ये फुटेज 2021 की है। This footage is from 2021, but it was circulated in लेकिन इसे इंडिया में दिसंबर 2022 के लेटेस्ट क्लैश के बाद दिखाया गया। ये वीडियो इंडियन लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए था ताकि उन्हें ये बताया जा सके कि इंडियन फोर्सेस चाइना के खिलाफ मजबूती से खड़ी है और यहाँ तक कि उन्हें हराते हुए उन्हें पीटा भी। और ये स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की रक्षा के लिए जरूरी है और ये काम कर रहा है। हाल ही के एक सर्वे में ये पाया गया कि ज्यादातर इंडियंस को ये लगता है कि उनकी मिलिट्री चाइना को हरा सकती है और पॉलिटिकल लाइंस को विभाजित कर सकती है। विशेष रूप से मोदी जी के सपोर्टर्स को यकीन है इंडिया दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री है, लेकिन उनका बजट चाइना के मुकाबले छोटा है और इंडिया अपने नेबर से काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। इसीलिए मोदी जी इंडिया की स्थिति को मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स की तलाश कर रहे हैं। इंडिया हाल ही में जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप में और ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है। इसमें चाइना के साथ बॉर्डर पर यूएस के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करना शामिल है। on the border with China. Even though China हालांकि चाइना स्कैपिंगली क्वाड को एशियन नाटो कहता है, लेकिन ये बाइंडिंग अलायंस नहीं है जो दूसरे मेंबर्स को एक कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया की मदद करने के लिए मजबूर करेगा। कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय वो इसे दुगना कर रहे हैं। चाइना में इंडियन बॉर्डर के इशू को अक्सर वाटर फ्रिक्शन के रूप में चित्रित किया जाता है। friction in Chinese. I think Beijing मुझे लगता है कि बीजिंग को ये लगता है कि इंडिया के साथ अपनी सीमा पर दशकों से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट को वाटर कहना शायद एक रिलेटिवली सेफ बेट है। इसीलिए क्षितिज पर कोई भी सीमा समझौता नहीं होने की संभावना है कि ब्रूटल फाइट के वायरल वीडियोस नेशनलिस्ट हेटर्ड को भड़काने वाले इंटरनेट पर चलते रहेंगे। लो लेवल के बर्न सिमर जो दोनों साइड के बीच संघर्ष को मार्क करता है, वो आने वाले समय में सच होने की संभावना है। the simmer, which seems to mark the clash. लेकिन दोनों कंट्रीज के आर्म्ड सोल्जर्स बॉर्डर पर अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिनके पास अब उन गन्स को यूज करने का ऑर्डर है। एक जेन्युइन थ्रेट है कि इवेंट्स कंट्रोल से बाहर हो सकता है। armed soldiers who now have orders to use those guns. There's a genuine threat that events could spiral out of control. डिटरेंस पूरी तरह से टूट गया है और उस डिटरेंस के टूट जाने से सिचुएशंस काफी ज्यादा रिस्की और खतरनाक हो गई है। Very risky and very dangerous. स्पेशली 2 न्यूक्लियर पावर्स के साथ और इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इकोनॉमी के साथ जो इन कंट्रीज की है। I think you मुझे लगता है कि यूक्रेन वर्सेस रशिया से भी 50 गुना ज्यादा होने वाला है।
एवं सोनी ने कमेंट किया है, प्लीज थोड़ी रिसर्च कीजिए, चाइना हिमालय के कारण अटैक नहीं कर सकता है और पूरी क्षमता के साथ एयरक्राफ्ट का यूज भी नहीं कर सकता है। और फिर आप मिलिट्री स्पेंडिंग के बारे में कहते हैं कि चाइना का साइज देखिए, ये अपने सभी ट्रूप्स को दूसरे हिस्सों से ला भी नहीं सकता है, लेकिन इंडिया ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि वेस्टर्न मीडिया कुछ हार्ड वर्क करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग लेफ्ट लिस्ट पीपल के इंटरव्यूज क्यों लेते हैं, खासकर जो लोग आर्मी को मोदी जी से रिलेट करते हैं। ये किसी आर्मी ऑफिशियल का इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हैं? हम सभी को ये तो पता ही होगा कि मिस्टर जोशी एंटी मोदी है। शायद इन्हें ये पता नहीं है क्योंकि इन्होंने शायद उनके पुराने इंटरव्यूज नहीं देखे हैं। उन्हें उनके इंटरव्यूज देखने चाहिए। अगला कमेंट है भूतपूर्व मनुष्य का। कन्वेंशनल वॉर में इंटरनेशनली जो कुछ भी हो रहा है उसके मामले में इंडिया बेसिकली सबसे जागृत नेशन है। इंडिया चाइना को नहीं हरा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि इंडिया के साथ वॉर करने से इकोनॉमिक उथल पुथल मच जाएगी, जो कि चाइना में बिजनेस को उतना ही नुकसान पहुंचाएगी जितना कि इंडिया को। इसीलिए चाइना से वॉर की संभावना कम है, लेकिन वो कम्युनिस्ट है और आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं। और उनकी तरह इंडिया ने भी अपनी इमेज ऐसी ही बनाई थी और अगर जरूरत पड़ी तो हम वॉर से पीछे नहीं हटेंगे अगर ये हम पर थोपा गया तो। मोदी जी ने जिस तरह से अब तक काम किया है, दोनों ही तरफ से फाइनल थॉट्स है। अगला कमेंट है अनुभव सिंह का। कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है कि इंडिया ने 1967 में नाथुला और चोला में चाइना को हराया था। बस एक सिंपल गूगल रिसर्च करें, आपको पूरे वॉर के बारे में हर जानकारी मिल जाएगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये चैनल्स कैसे रिसर्च करते हैं, लेकिन ये टेरेबल है। अगला कमेंट है शरद जैन का। अमेरिका चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच वॉर हो, इसीलिए कॉमकासा एग्रीमेंट पर यूएसए ने साइन किया है। सबको सच पता होना चाहिए। अगला कमेंट है पेट ट्यूब का। इनका कहना है कि मुझे लगता है एशिया वर्सेस वेस्ट वॉर होगा। अगला कमेंट है आर्टस का। हाँ, ये इंडिया चाइना के बीच वॉर स्टार्ट करने के लिए वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। मेरा यकीन मानिए, वेस्ट एविल है। वो आपको आपस में लड़वाएंगे, आपसे चोरी करेंगे और आपको मारेंगे उसी तरह जैसे कि यूकेआर। ये बात तो सच है कि वेस्ट इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस को खराब करने और उसे पूरी तरह से डिवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सच तो ये है कि वेस्ट आने वाले ब्रिक्स समिट से डरता है, जिसमें सभी मेंबर नेशंस कॉमन करेंसी प्रेजेंट करने का प्रपोजल रखते हैं। इंडिया को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज ने कॉमन करेंसी स्टार्ट करने की इच्छा जताई है, जो कि फाइनली डॉलर की सुपरमेसी को खत्म करने वाली है। और इसी वजह से वेस्ट एक बार फिर से डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहा है। अगला कमेंट है इंडियन का। ये कहते हैं कि चाइना का इंडिया के साथ 100 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। अगर चाइना वॉर स्टार्ट करता है तो वो स्टूपिड होगा। चाइना इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि वो इंडिया के साथ वॉर करे, जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जिसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और सबसे पुरानी सभ्यता है, जो कि अब स्पेस से न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करने में सक्षम है। अगर चाइना वॉर स्टार्ट करना चाहेगा तो उसे वॉर स्टार्ट करने से पहले 100 बार सोचना होगा। एक रीजन है कि LOC पर फायर आर्म पॉलिसी का कोई यूज नहीं है और आप ये देखते हैं कि सबसे ऊंची पहाड़ियों और घाटियों पर सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट होते हैं और लाठी, घूसों और पत्थरों से फाइट होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेना भी मुश्किल है। अगला कमेंट है राठी का। इनका कहना है कि ना वॉर होने वाला है और ना अमेरिका का एंटरटेनमेंट होगा। यूएस का इंडिया को लेकर ये पॉजिटिव एटीट्यूड हाल ही का है, जब चाइना ने उन्हें धमकाना स्टार्ट कर दिया और तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा उन्हें धोखा दिया गया। अब इंडिया यूएस के इन पॉजिटिव ओपिनियंस के लिए अपने टाइम टेस्टेड फ्रेंड को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता है। अगला कमेंट है एजिक स्काईलाइन का। ये कहते हैं कि चाइना भी जर्मनी जैसी गलती कर रहा है, सबके साथ फाइट ले रहा है। फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, वियतनाम, ताइवान और यूएस। अगला कमेंट है गीगा निगा का। इनका कहना है जब हम अमेरिकन चाइना के साथ वॉर करें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडिया मौके का फायदा उठाए और हमारी हेल्प करे। वैसे पास्ट में वेस्ट कब इंडिया के साथ खड़ा था मुझे तो याद नहीं। इंडिया जानता है कि चाइना को कैसे फेस करना है, तो इंडिया को वेस्ट से ये सीखने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि चाइना से किस तरह निपटना है। और न ही इंडिया को वेस्ट से किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है और न ही इंडिया को वेस्ट से कोई उम्मीद है। और अमेरिका को इंडिया को कोई अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। अब इंडिया स्पेस फोर्स, रोबोटिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है और इंडिया ने वेस्ट की मदद बिल्कुल नहीं मांगी है और न ही इंडिया को वेस्ट पर भरोसा है, क्योंकि इंडिया जानता है कि वेस्ट अपनी नीतियों से इंडिया को किस तरह फंसा सकता है। और पहले भी काफी सारे वॉर्स हुए हैं और इंडिया के साथ इजराइल और रशिया के अलावा कोई और नजर नहीं आया और यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान की फंडिंग में और चाइना में इन्वेस्ट करने में बिजी थे। अगला कमेंट है रॉड्रिक डेविडसन का। वो पूरी जमीन इंडिया की है। रॉक स्टेट चाइना को इंडियन सॉवरेनिटी से बाहर होना चाहिए। अगला कमेंट है ड्रैगन WWE का। इंडियन आर्मी विशाल है और दुनिया की 4th लार्जेस्ट आर्मी है और इंडिया के लगभग सभी सुपर पावर्स के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। लेकिन चाइना भी प्रेजेंट में इकोनॉमिकली और मिलिट्री वाइज ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो वॉर में जीत हासिल नहीं कर पाएगा। हम सभी ये देख सकते हैं कि रशिया अपने कमजोर कंट्री के खिलाफ किस तरह से संघर्ष कर रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच तुलना में इंडिया और चाइना के बीच गैप बहुत कम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।